तो आइए नवपाषाण काल को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल को देखना है। तो नवपाषाण काल 7000 BC से लेकर के 3500 BC तक, 7000 BC से लेकर के भारत में नवपाषाण काल का जो अवधि निर्धारित किया गया है वो 7000 BC से लेकर के 3500 BC तक के लिए किया गया है। ठीक है, छोटा युग है, बहुत छोटा है। 7000 BC से लेकर के 3500 BC कितना हुआ दोस्तों? तो लगभग 3500 साल, 3500 साल की बात है सिर्फ। बहुत छोटा सा युग है, लेकिन इस छोटे से युग में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो क्रांतिकारी परिवर्तन का यह दौर है मानवीय विकास के क्रम में। मानवीय विकास के इतिहास में ये क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर है। महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल यहाँ पर पहली बार आप देख रहे हैं। पशुपालन तो हो चुका है, लेकिन पहली बार अब फसल की बात हो रही है, तो पहली बार मानव जो है फसल से परिचित हो रहा है। तो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, और वो भी कैसा फसल? खाने योग्य, ठीक है, खाने लायक फसल, खाद्यान्न फसल। और ये पश्चिम एशिया में जो है, पूरे पश्चिम एशिया में मिलेगा, ठीक है, और भारत में भी। तो इसमें जो प्राचीनतम फसल है जो, तो वो है जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन, जिसमें से जौ और गेहूं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल की जो शुरुआत होती है वो नवपाषाण काल की विशेषता है। ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा क्रांति की बात है, और क्रांतिकारी शुरुआत तो है ही। मानव जो है खाद्यान्न फसल उत्पादित कर रहा है। दूसरी बात क्या? तो यहाँ जो है प्राचीनतम, अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है जीएस में सब कुछ रटना नहीं होता है, इतिहास में सब कुछ रटना नहीं होता है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। जब होमो सेपियंस का उदय हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में आग की भी खोज हो गई थी, आग का आविष्कार हो गया था, तो निश्चित रूप से अब जो है आग से पके भोजन जो है वो मस्तिष्क को ज़्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि पचने में कम ऊर्जा खपत होता है। तो मस्तिष्क को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो होमो सेपियंस को जब मस्तिष्क में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित रूप से वो क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। और क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में ही आप देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसल उत्पादित कर रहा है। अब सोचिए, अगर वो खाद्यान्न फसल उत्पादित करेगा, इससे पहले क्या कर रहा था? तो इससे पहले शिकार कर रहा था। शिकार के बाद क्या किया? पशुपालन करना शुरू किया। तो पशुपालन की बात करें हम या फिर शिकार की बात करें, दोनों ही स्थितियों में, पशुपालन की बात करें या फिर शिकार की बात करें, दोनों ही स्थितियों में मानव को एक जगह से दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता थी, क्योंकि एक जगह शिकार समाप्त हो जाते और एक जगह फसल समाप्त हो जाते। तो मानव अपने पशुओं के साथ फिर किसी दूसरे क्षेत्र में जाता, यानी कि घुमंतु जीवन जी रहा था, बिल्कुल घुमंतु जीवन जी रहा था। लेकिन जब वो खाद्यान्न फसल उत्पादित कर लेगा तो अब उसका भटकाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पशु के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो जब एक ही जगह रह करके भोजन का प्रबंध हो जाए तो भटकने की आवश्यकता क्या है? इसीलिए मानव स्थिर होगा, और जब मानव स्थिर होगा तो वो कहीं ना कहीं एक जगह तो रहेगा, और जब एक साथ एक जगह पर रहेगा तो फिर वो जो है एक तरह की बस्ती बन जाएगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती, जो प्राचीनतम बस्ती है वो मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़। और इसीलिए मेहरगढ़ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो मेहरगढ़ में यहाँ पर जो है चूँकि खेती भी होती थी, जहाँ खेती होगी तो मानव वहीं रह कर के खेती भी करेगा, और उसके खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी वहीं पर। और पशुपालन भी जो है, जो पशुओं की जो खाद्यान्न आवश्यकता है वो भी पूरी होगी खेती से। तो मानव यहाँ बस जाएगा, इसीलिए जहाँ बसेगा वहाँ बस्ती बनेगी। और ये बस्ती सबसे पहले जो पुरानी बस्ती है, मानव इतिहास की जो सबसे पुरानी बस्ती है हमारे भारत में, वो है मेहरगढ़। कहाँ है? आज तो पाकिस्तान में पड़ता है, पहले अविभाजित भारत में पड़ता था। तो मेहरगढ़ से क्वेश्चन बराबर यूपीएससी और बीपीएससी में आते रहते हैं, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब मेहरगढ़ पढ़ ही रहे हैं तो मेहरगढ़ से जुड़ी हुई कुछ जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो मेहरगढ़ से जुड़ी बातों को थोड़ा सा देख लीजिए। तो कृषि का सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम कृषि जो है एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में। तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है कहाँ से? मेहरगढ़ से। और
सिर्फ कृषि का सर्वप्रथम ही नहीं बल्कि स्पष्ट प्रमाण, एकदम स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि हाँ, यहाँ पर भारत में सबसे पहले खेती शुरू हुई थी। और वो खेती किसकी थी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मानव ने जिन 2 खाद्यान्न फसलों को उत्पादित किया था उसका नाम है गेहूं और जौ। इसीलिए आज भी आप देखेंगे कि प्राचीन काल में, खैर अभी इस बात को नहीं कहना है, ये बात आप बाद में देखेंगे कि जौ का उपयोग इसीलिए बहुत सारे यज्ञ हवन में जो है जौ को जो है वहाँ पर किया जाता है, जौ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जौ प्राचीनतम फसल है और इसीलिए प्राचीनतम फसल होने के कारण इसका धार्मिक उपयोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मेहरगढ़ और किस लिए जाना जाता है? आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर कृषि हो रही है तो क्या सिर्फ मनुष्य की खाद्यान्न आवश्यकता पूरी होगी या मनुष्य ने जो पशुपालन करना प्रारंभ किया था उसकी भी आवश्यकता पूरी होगी? तो पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? तो बिल्कुल मिलने चाहिए। इसीलिए भेड़ और बकरी पालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है इस मेहरगढ़ से मिलेगा। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी के लिए आपको मिल रहे हैं कि मेहरगढ़ से कृषि का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है और उसमें जो सबसे पहले जो उत्पादित खाद्यान्न थे वो गेहूं और जौ है। दूसरी बात, मेहरगढ़ से ही भेड़ और बकरी पालन का भी प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है हमें। और कृषि का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रमाण जो मिले हैं हमें, जब उनको देखा गया C14 की मदद से, तो वो कितना पुराना था? 7000 BC। तो 7000 BC में कौन सा काल चल रहा है दोस्तों? तो उस समय चल रहा है नवपाषाण काल, क्योंकि आपको बताया गया 7000 से 3500 BC तक। तो इसीलिए ये जो है नवपाषाण काल की विशेषता हो जाती है। 7000 BC में कृषि उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था मानवों ने। तो दोस्तों, इस तरह से इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमें अपने जो है अपने बारे में भी पता चलता है कि हमने किस किस क्रियाविधि को कब से करना प्रारंभ किया और करते करते आज कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अच्छा, अब इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह से भारत में चावल उगाने का प्रथम साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन बार बार यूपीएससी बीपीएससी में आपको दर्शन होंगे, तो देख लेते हैं। इस तरह से भारत में चावल उगाने का प्रथम साक्ष्य कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहाँ से? तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में। एक चीज़, अब ज्योग्राफी भी मायने रखती है दोस्तों। ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में है, शुष्क प्रदेश है, गेहूं और जौ की खेती होती थी। उत्तर प्रदेश जो है ये आर्द्र क्षेत्र हो जाता है थोड़ा सा, और उत्तर प्रदेश में जो है चूँकि जल जमाव ज़्यादा होता है और जो है यहाँ पर जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको चावल तो प्राकृतिक रूप से भी मिल जाते थे, तो प्राकृतिक रूप से भी और भोज्य पदार्थ के रूप में यानी खाद्यान्न फसल के रूप में भी, दोनों रूप में कोलडीहवा से ही आपको क्या मिल गए हैं? तो चावल के साक्ष्य मिल गए हैं। तो ये 6000 BC के लगभग जो है आपको कोलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल भी उगा लिए हैं आप, गेहूं जौ भी उगा लिए हैं और बकरी और भेड़ पालन भी कर रहे हैं। बकरी और भेड़ का पालन इसलिए भी जरूरी था, बकरी तो दूध देती थी, भेड़ का पालन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भेड़ से हमें कपड़े बनाने थे। खैर कपड़े की बात तो स्पष्ट रूप से नहीं आई है, लेकिन फिर भी भेड़ भी जो है उपयोगी थे। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि BC और AD में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उससे आप लोग देख लीजिए कि BC और AD क्या होता है। देखिए, जो हम लोग AD यूज करते हैं दोस्तों, असल बात यह है कि इतिहास लेखन हमारे भारत में पहले से भी चली आ रही थी, लेकिन जिस वैज्ञानिक और आधुनिक इतिहास लेखन प्रणाली की भारत में शुरुआत होती है वो असल में ब्रिटिश इतिहासकारों की देन है। क्योंकि ब्रिटेन का जो राज्य था, कहा जाता है कि ब्रिटेन इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था जहां सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि किसी एक क्षेत्र में अगर सूर्यास्त होगा तो ब्रिटेन का जो दूसरा उपनिवेश है वहाँ जरूर जो है सूर्योदय हो रहा होगा। इसीलिए पूरे साम्राज्य में एक साथ सूर्यास्त नहीं होता था। पूरब में अगर सूर्यास्त हो गया है तो पश्चिम में सूर्योदय है, या फिर पश्चिम में सूर्यास्त हो गया है तो पूरब में जो है सूर्योदय है। तो इस तरह से ब्रिटेन इतना बड़ा उपनिवेश बनाया था जहाँ सूर्यास्त नहीं होता था। ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, और इतना बड़ा होने के कारण हर देश के लगभग इतिहास को खंगालने का काम किया था, और इसी क्रम में उसने भारत में भी इतिहास खंगालने का काम किया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिस संस्था की रही थी वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी 1786 में, वारेन हेस्टिंग के समय। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि पूरे विश्व के लिए इतिहास लेखन हो रहा है, तो इतिहास लेखन का जो काल निर्धारण होगा वो तो एक आपको इंटरनेशनल लेवल पे बनाना होगा, लेकिन वो लेवल तो पहले
अलग था, विक्रम संवत था, शक संवत था, उस आधार पर इतिहास को देखें, या फिर जो है चूँकि अब अंग्रेज आ गए हैं और अंग्रेज़ों का राज विश्व के बड़े बड़े क्षेत्रों में है, इसीलिए अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर एक नई जो है इतिहास लेखन की प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो काल निर्धारण के लिए एडी और बीसी का उन्होंने उपयोग किया। और एडी और बीसी का जो उन्होंने उपयोग किया, तो ये जो एडी है ये लैटिन शब्द है, असल में एडी जो है लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। याद रखेंगे एनो डोमिनी। बहुत लोग कह देते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो क्राइस्ट का डेथ नहीं हुआ था दोस्तों। एडी जो है एडी को हम लोग ये नहीं कहेंगे आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये नहीं कहना है, बल्कि एडी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का क्या मतलब होता है? तो एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो किस लॉर्ड की बात कर रहे हैं? तो अंग्रेज ईसाई धर्म को मानने वाले थे और इसीलिए ईसाई धर्म को मानने के कारण इन्हें ईसा मसीह पर काफ़ी विश्वास है, भरोसा है, इसीलिए वो जो काल निर्धारण करेंगे वो जो है उसी उनके जन्म के साथ और जन्म के बाद एडी में रखा जाएगा। उस काल को जब प्रभु ईसा का जन्म होता है तो उस काल को वो लोग एडी में लेते हैं और उसके बाद से लेकर के आज तक वो एडी में ले रहे हैं। और उससे पहले जब तक प्रभु ईसा का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले उसको बीसी में कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसको बीसी को बीसीई भी कहा जाता है, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। और एडी को सीई भी कहा जाता है, यानी कॉमन एरा, सामान्य काल है ये जो है सीधा चलेगा। जैसे 1 एडी से 2 एडी आएगा, 2 एडी से करते करते 100 एडी आएगा, 100 से जो है 1000 एडी आएगा, इस तरह से। लेकिन बीसी जो है वो उल्टा चलेगा। वो जो है आपको 20 लाख बीसी से लेकर के 10 लाख बीसी पे आएगा, 10 लाख बीसी से जो है 100 बीसी पर आएगा, 100 बीसी से चलते चलते फिर 1 बीसी पर आएगा। तो इस तरह से वो 1 पर समाप्त हो जाएगा। तो यही है एडी और बीसी। एडी जो है, एडी को सीई भी कहा जाता है, कॉमन एरा भी कहा जाता है, सामान्य काल भी कहा जाता है। और बीसी को बिफोर क्राइस्ट या बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सामान्य काल से पहले भी उसको कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो ये नोट में था, हम लोग उसको देख लिए, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो खैर आगे चलिए। नवपाषाण काल में लोग खेती से परिचित हुए, क्योंकि अगर उन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है और कभी उन्होंने देखा होगा कि कोई फसल है जिसको उपयोग में लाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वो उस तकनीक को सीख करके, क्योंकि होमो सेपियंस है तो खेती से वो परिचित हो गए, खेती के तकनीक से परिचित हो गए। पालतू पशु भी रखने लगे। खाने पीने के बर्तनों की ज़रूरत। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अभी तक इनको आवश्यकता थी, क्योंकि आवश्यकता कैसे होती? खाद्य फसल तो अभी तक ये उपजा नहीं रहे थे कि अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो, अधिशेष उत्पादन हो, तो उस स्थिति में उसको बचा करके कहीं रखा जाए। लेकिन अब जो है, अगर वो खेती करेंगे और जितनी उनकी आवश्यकता है उनसे अधिक अगर उत्पादन हो, तो अधिक जो अधिशेष उत्पादन है उसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए जहां वो सेफ्टी से रहे। तो इसीलिए अब ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े जो है पोट्री बनाए, घरे बनाए, जिसमें उस मिट्टी के बर्तन, उस उत्पादित खाद्यान्न को जो है आप वहाँ पर रख सकें। दूसरी बात, खाने पीने के लिए भी अब आपको बर्तन चाहिए। अभी तक तो आप खा पी नहीं रहे थे, तो अब जो है खाने पीने के लिए, पकाने के लिए और फिर अधिशेष उत्पादन के स्थिति में उत्पादित जो है अनाजों को रखने के लिए आपको बर्तनों की आवश्यकता है। तो जब बर्तनों की आवश्यकता होगी तो बर्तन बनाने वाले एक वर्ग का भी विकास होगा, और इसीलिए यहाँ से कुंभकारी की शुरुआत होती है। तो कुम्हार वगैरह जो होते हैं उनकी शुरुआत अगर आप कहें तो पहला वर्ग जो भारत में आप देख रहे हैं वो कुम्हारों का है, और इसी आवश्यकता के कारण वो आया। ठीक है, अब थोड़ा सा नवपाषाण कालीन स्थल को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नवपाषाण कालीन स्थल से जो है बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि आपको बताया गया है छोटा युग बड़े परिवर्तन, इसीलिए यहाँ जो है चमत्कारी परिवर्तन जहाँ जहाँ से हुए, जो जो साक्ष्य मिले, उन स्थलों की बात करना वो काफ़ी जो है उल्लेखनीय है। तो बुर्ज होम, यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक, जहाँ जीएस पूछा जाता है वहाँ आपको शायद बुर्ज होम मिला हो। बुर्ज होम, ठीक है, हमारे पूर्वजों का होम था,
हमारे पूर्वजों का घर, और ये कश्मीर में है। तो ये बुर्ज होम जो है ये गर्तावास का साक्ष्य भी है। गर्तावास कहने का मतलब है दोस्तों, क्योंकि कश्मीर के क्षेत्र में अगर आप ऊपरी क्षेत्र में रहते हैं तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो ठंड से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जो है मिट्टी को जो है आप हटा करके तो आप क्या करेंगे वहाँ पर गर्तावास। गर्तावास मतलब जो धरती के नीचे मतलब भूमि को खोद करके बनाया गया जो आवास है उसी को गर्तावास कहते हैं, जहाँ इन्हें कुछ गर्मी प्राप्त होती थी तो ठंड से इनका बचाव भी हो जाता था, रहने के लिए घर भी हो जाता था और जंगली जानवरों से भी ये बच जाते थे। तो गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो उसके बाद हड्डी के औजार मिले हैं यहाँ पर, हड्डी के औजार। तो आप देखते हैं दोस्तों हड्डी के औजार भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पाषाण का तो आप पाषाण उपकरणों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, साथ ही पाषाण उपकरण के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी उपयोग में लाए जा रहे थे। और हड्डी के उपकरण तो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, नुकीले भी थे और जो है धारदार भी थे। तो हड्डी के औजार भी आप यूज में ला रहे थे। तो गर्तावास का साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव है यहाँ, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव है यहाँ पर। तो सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव। तो ये है माइक्रोलिथिक एज जो है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, माइक्रोलिथिक एज कब आया, तो मध्य पाषाण काल में जो है माइक्रोलिथिक एज आया। क्योंकि पूरा पाषाण काल में तो बड़े बड़े क्रोड उपकरण यूज होते थे। मध्य का पाषाण काल आते आते मानव का कुछ तकनीकी और मानसिक विकास हो जाने के कारण हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन आया था और हथियारों के आकार में कमी आ गई थी। हथियारों का आकार छोटा और ज़्यादा जो है पैना ज़्यादा धारदार होना शुरू हो गया था। तो माइक्रोलिथिक एज जो है वो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज सूक्ष्म पाषाणिक काल किसको कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव। कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया, आप कई एग्जामों में देख सकते हैं। ये बुर्ज होम में जो है, जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ दो महत्वपूर्ण साक्ष्य है। एक तो गर्तावास का साक्ष्य, हड्डी के औजार। हड्डी के औजार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हड्डी के औजार और भी जगह मिले हैं, लेकिन गर्तावास का साक्ष्य मिला है। दूसरी बात कि कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। दोस्तों एक अर्थ में इसका कोई महत्व नहीं है, चलो भाई पालतू कुत्ते को दफनाया गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे अर्थ में आप देखें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है, तो पहली बार आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मानव ने जिस पशु को पालतू बनाया उसके साथ उस मानव का इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो आप कह सकते हैं मानवीय भावनात्मक विकास का जो साक्ष्य है वो भी बुर्ज होम में मिलता है। तो इसीलिए ये बड़ी बात हो जाती है, मानव का भावनात्मक विकास हो गया है। अब वो जिसके साथ रहता है उसके साथ इमोशनली अटैच्ड है, इसीलिए कब्र में मालिकों के साथ जो है, मालिकों के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो है गुप्त कराल। कौन सा है, गुप्त कराल, और ये पड़ता है कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को ज़्यादा ध्यान रहता है बुर्ज होम का, लेकिन गुप्त कराल का ध्यान कम रहता है। तो गुप्त कराल कश्मीर में पड़ता है। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि यह नवपाषाणकालीन स्थल है और आगे पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन की भी तो मेहरगढ़ से तो मिलता ही है, उसके बाद मेहरगढ़ के अलावा अगर पूछे तो पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, गुप्त कराल कश्मीर से भी मिलते हैं। ध्यान में रखेंगे आप गुप्त कराल को। बहुत जल्द टेस्ट भी आयोजित की जाएगी। तो और जो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी और बीपीएससी से संबंधित हो तो अब तक जो पूछे गए हैं तो पाषाण काल से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं। खैर वो आगे की बात है, लेकिन आपको तो कर ही लेना चाहिए अपने लेवल पे। आगे चलिए दोस्तों। अब है चिरांद। चिरांद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चिरांद से इतनी बड़ी चीज़ें मिल गई? नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें चिरांद का विशेष महत्व हो जाता है। कारण क्या है
क्योंकि चिरांद बिहार में पड़ता है और इसीलिए पाषाणकालीन स्थलों में जो एकमात्र महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थल है वो चिरांद है। और चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। और इस चिरांद से क्या मिला है दोस्तों? तो हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों के औजार, ठीक है। और विशेषकर किसके हड्डियों के औजार? तो हिरण के सींग, हिरण के सींग, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे कि चिरांद से क्या मिले हैं दोस्तों? चिरांद से हड्डियों के औजार मिले हैं और विशेष करके हिरण के सींग। इसी तरह आपको कभी कभी दे देगा कि वानाग्र मिले हैं, ठीक है। तो वानाग्र भी वही है, हड्डियों के सींग ही है वानाग्र, ठीक है। तो हड्डियों के औजार या वानाग्र या फिर हिरण के सींग की जो प्राप्ति हुई है वो कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल है? तो वो है चिरांद और ये पड़ता है बिहार में। तो बिहार स्पेशल के लिए, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है, ध्यान रखें।